Hello everyone, welcome to my channel Botany Vibes. In today's video, we are going to see a very important topics, that is apoptosis. सो अभी जैसा हम जानते हैं कि 20 दिन बचे हैं हमारे एग्ज़ाम CSIR UGC नेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन के लिए। तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले अपने चैनल पे एक 30 डेज स्ट्रैटेजी डाली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके उसको देख लीजिए, रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी है और कैसे हम 120 मार्क्स से ज़्यादा ला सकते हैं एग्जामिनेशन में पहले अटैम्प्ट में। इन सब से रिलेटेड मैंने वीडियोस डाली हुई हैं। हर चीज़ को क्वालिफाई करने की, हर चीज़ को पहले अटैम्प्ट में करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है, कुछ ट्रिक्स लगानी पड़ती है। मैंने अपने पर्सनल ट्रिक्स उसमें टिप्स और ट्रिक्स शेयर किए हैं उन वीडियोज़ में, तो उनको देखिए और उनसे आइडिया लीजिए कि आप क्या क्या ऐसा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पहले से ही हमारी कोई स्ट्रैटेजी होती है कि हमें ऐसे एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना है, तो उस एग्जैक्टली तो नहीं फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का भी बहुत खौफ होता है, उसमें भी नर्वस हो जाते हैं स्टूडेंट्स। बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट हम लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, और जब हम पहले से स्ट्रैटेजी बना के रखते हैं ना, तो चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो उन वीडियोज़ को देख लीजिए और अपना एक पर्सनल स्ट्रैटेजी बनाइए जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। आप अपने अनुसार, जो आपका टाइम शेड्यूल है, अपनी चीज़ों के अनुसार एक स्ट्रैटेजी उससे थोड़ा मतलब उस वीडियो को देख के थोड़ा और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ अपने वीडियो बना, मतलब अपना एक तरीका बना सकते हैं जो कि आपको हेल्प करे। ठीक है, वो तो जो मैंने बताया वो तो मेरे हेल्प के लिए था, बट आपको कैसी चीज़ें फॉलो करनी है, जहाँ पे आप नहीं कर पा रहे हैं उसको आपको कैसे टैकल करना है, वो आपको देखना है। ठीक है, और अगर आपको कोई क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप आइदर मेरे को मेल कर लीजिए, या तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है बाय द सेम नेम बॉटनी वाइब्स, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और वो वहाँ पे अपने डाउट्स, क्वेरी, स्ट्रैटेजी, जो भी आपका क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, बिना समय को जाया किए अपने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा अपॉप्टोसिस। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि अपॉप्टोसिस होता क्या है। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, अपॉप्टोसिस एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। जब सेल में कोई दिक्कत हो जाती है तो कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, से बाहर से आइदर मिलेंगे या तो अंदर से, मतलब इनसाइड द सेल मिलेगा कि अब इस सेल को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसको डिग्रेड करने की ज़रूरत है, तो उस तरीके को बोलते हैं अपॉप्टोसिस। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अपॉप्टोसिस में हमेशा ही ATP डिपेंडेंट होता है, मतलब एनर्जी लगती है, तो इसलिए इसको एनर्जी डिपेंडेंट प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी बोलते हैं। ठीक है, इसके मेनली 2 पाथवेज होते हैं। पहला एक्सट्रिंसिक पाथवे, दूसरा इंट्रिंसिक पाथवे। मैं एक चीज़ और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बता दूँ, इंट्रिंसिक पाथवे को माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें मेन जो सिग्नल आ रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया से आ रहा है। ठीक है, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ एक तरीके से सिग्नल है आप लोगों के लिए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन पॉइंट्स पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो दोनों ही पाथवे हैं उसमें क्या होता है, कैस्पेज को एक्टिवेट करते हैं दोनों ही। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आता है कि कैस्पेज होता क्या है। मतलब जैसे सिग्नल आया, उसने क्या किया, कैस्पेज को सिग्नल दिया और वो अपने आप को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो कैस्पेज होता क्या है, कैस्पेज का फुल फॉर्म होता है सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएज। ये एक तरीके का प्रोटीएज है जो स्पेसिफिक टारगेट मॉलिक्यूल को, प्रोटीन टारगेट को एक पर्टिकुलर साइट पे कट करके उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, कैस्पेज में नाम में ही पता है C लगा हुआ है, कैस्पेज। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, C से हो रहा है ना, तो कैस्पेज मतलब सिस्टीन डिपेंडेंट। और ये कहाँ पे कट लगाएगा, ये टारगेट मॉलिक्यूल के स्पार्टेट वाले पार्ट पे कट लगाएगा। इतनी चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं अपॉप्टोसिस का। ये मैंने सारा रिटन मटेरियल उनके लिए है जो कि किसी BSc MSc में है। मैं जितना बता रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए आप, और अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग शॉर्ट में इस वीडियो से क्रिस्प नोट्स बना सकते हैं। पूरा जितना मैंने लिखा है उतना मत लिखिए, आप लोग उतना ही, मतलब जितना मैं बता रही हूँ उसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि थ्योरेटिकल एग्जाम तो है नहीं ये जो बहुत सारा लिखेंगे तो बहुत सारे मार्क्स मिलेंगे, हमें चीज़ें को फाइनली समझना है। ठीक है, तो आप लोग इतना लिखिएगा मत, मतलब जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, उतना आप लिख लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए।
ठीक है। अपोप्टोसिस में मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ आपको, वो उतना ध्यान रखिएगा आप। होता क्या है इसमें, सेल का श्रिंकेज होता है, सेल श्रिंक कर जाएगा, साइटोस्केलेटन, सेल को सारा जो मेंटेनेंस होता है वो साइटोस्केलेटन जो इन्वेलप होता है वो साइटोस्केलेटन के द्वारा एक जगह टिका रहता है, मेंटेन होता है। ठीक है, तो सेल श्रिंक होगा किसकी वजह से, साइटोस्केलेटन के डिग्रेडेशन की वजह से। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप की डिसअसेंबली हो जाती है, मतलब डिसअसेंबल हो जाएगा, न्यूक्लियर इन्वेलप टूट जाएगा। थर्ड पॉइंट जो हो जाएगा कि जो हमारा डीएनए है उसके अंदर वो कंडेंस हो जाएगा और जो सेल का सरफेस है वो बल्ज आउट हो जाएगा। बल्ज आउट मतलब बाहर की तरफ निकल जाएगा, प्रोट्रूजन हो जाएगा। ठीक है, डीएनए का फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा और सेल का ब्रेकडाउन हो जाएगा। इतनी चीज़ें याद रखिए आप लोग। और यहाँ पे, और जैसे ही सेल का ब्रेकडाउन होगा ऐसे ही मैक्रोफाजेस को सिग्नल जाएगा कि आ जाओ मुझे खा लो, मतलब मैं रेडी हूँ एपोप्टोसिस के लिए, मुझे खा लो। मैक्रोफाजेस एक्टिवेट हो जाएंगे और उस सेल को जिसने ये सिग्नल दिया है उसको इनगल्फ कर लिया जाएगा। इतना आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जो क्या है, जैसे ही सेल में ये सारे एपोप्टोसिस की कैरेक्टरिस्टिक आ रहे होंगे, मतलब जैसे जैसे ये सब चीज़ें हो रही होंगी तो क्या हो जाएगा, द फ्रैगमेंट ऑफ द डाइंग सेल डिस्प्ले ए लिपिड मॉलिक्यूल कॉल्ड फॉस्फोटाइडल सीरीन ऑन देयर सरफेस। नॉर्मली क्या होता है कि फॉस्फोटाइडल सीरीन इनर लीफलेट में प्रेजेंट होता है, मतलब सेल के इनर लीफलेट में प्रेजेंट होता है। बट जैसे जैसे सेल डाइंग की तरफ जाएगा, मतलब मरने, अपोप्टोसिस की तरफ जाएगा, तो क्या होगा, जो फॉस्फोटाइडल सीरीन है ना, तो वो बाहर की तरफ, मतलब इन से आउट, क्या बोलते हैं इसको, फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप मतलब अंदर की तरफ, फ्लॉप मतलब बाहर की तरफ, तो अंदर से बाहर की तरफ आ जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा उसका। ठीक है, तो फ्लॉप होने के कारण, फॉस्फोटाइडल सीरीन बाहर की तरफ आने के कारण, ये फैगोसाइटिक सेल जितने भी होते हैं मैक्रोफाजेस, उनको एक सिग्नल जाएगा और वो उस पर्टिकुलर सेल को खा लेंगे। ठीक है, आपको मैंने इस पूरे स्लाइड में कहाँ पे फोकस किया, फॉस्फोटाइडल सीरीन के ऊपर, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, वो वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप दोबारा से देख सकते हैं, जहाँ मतलब दोबारा से सुन लीजिए क्या क्या बोला है मैंने और उसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दो तरीके के पाथवे होते हैं, एक इनिशिएटर इंट्रिंसिक पाथवे होता है और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि इंट्रिंसिक पाथवे को माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी बोला जाता है। ठीक है, जब सेल में कोई डीएनए डैमेज होगा तो ये पाथवे एक्टिवेट होता है। ठीक है, अब इसमें जो चीज़ें ध्यान रखने की है वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले क्या होगा, देखिए यहाँ फोकस कीजिए आप लोग। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में गैप क्रिएट होगा, मतलब आउटर लेयर में बोलते हैं पोर्स क्रिएट होंगे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, MOMP, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन पोर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इस चीज़ को। बाहर क्या निकल रहा है, रेड मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है जो कि है साइटोक्रोम C। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में मतलब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में साइटोक्रोम C प्रेजेंट होता है, वो बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही वो किससे बाइंड हुआ, एपैफ से। एपैफ का फुल फॉर्म होता है एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। वो उसे बाइंड करेगा और सबसे पहले किसको एक्टिवेट करेगा, प्रोकैस्पेज। सबसे पहले एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जो एपैफ होता है ना, वो उसका काउंट होता है, मतलब नंबर होता है 7। ठीक है, तो एक तरीके का एपेप्टोजोम बना लेगा। एपेप्टोजोम मतलब सर्कल सा एक स्ट्रक्चर बना लेगा जो कि फाइनली एक्टिवेट करेगा प्रोकैस्पेज 9 को। अब जो एक और चीज़ मैं यहाँ से आपको क्लियर कर दूँ, जब भी कोई कैस्पेज के आगे प्रो आ जाएगा ना, तो मतलब वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। ठीक है, तो अब प्रोकैस्पेज 9 को हमको एक्टिवेटेड फॉर्म में करना पड़ेगा, तो उसमें कट लगेगा। ठीक है, और कट लगने की वजह से जो उसमें चेंजेस होंगे स्ट्रक्चर में, उसकी वजह से कैस्पेज 9 एक्टिवेट होगा। कैस्पेज 9 जो प्रोकैस्पेज 9 और कैस्पेज 9 दोनों ही इनिशिएटर कैस्पेजेस हैं। दो तरीके के कैस्पेज होते हैं, इनिशिएटर और एग्जीक्यूटर। एक जिसने सारी प्रक्रिया स्टार्ट करी और एग्जीक्यूटर मतलब जो एग्जीक्यूट करेगा। समझ गए होंगे आप लोग, आई होप। एग्जीक्यूट कौन करेगा, प्रोकैस्पेज 3। लेकिन प्रोकैस्पेज 3 तो इनएक्टिव फॉर्म में है, तो सबसे पहले उसको एक्टिव फॉर्म में होना पड़ेगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कैस्पेज 3 में और एपोप्टोसिस की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी, प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है, होप मैं आप लोगों को मेरी हिंदी समझ आ रही होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार पढ़ भी लेते हैं। द इंट्रिंसिक डेथ पाथवे इज कंट्रोल्ड बाय प्रो एंड एंटी एपोप्टोटिक BCL2 फैमिली प्रोटीन्स। BCL2 फैमिली प्रोटीन्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं मेनली, सारा ही जो रिलीज और फैसिलिटेट होगा साइटोक्रोम C का, ये BCL2 फैमिली के द्वारा होगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से। साइटोक्रोम C और ADP बाइंड करेगा APAF से, ठीक है। उसकी वजह से ओलिगोमराइजेशन हो जाएगा APAF1 का हेप्टामरिक रिंग के स्ट्रक्चर में, जिसका पेप्टोसोम बोलते हैं, ठीक है। सारा ही मतलब साइटोक्रोम C, ATP, APAF सब मिला के क्या करेंगे, हेप्टामरिक स्ट्रक्चर बना लेंगे, रिंग बना लेंगे, जिसको एपेप्टोसोम बोला जाता है। एपेप्टोसोम एक्टिवेट करेगा कैस्पेज 9 को, और फाइनली कैस्पेज 3 को एक्टिवेट किया जाएगा, जो कि मेडिएट करेगा हमारी एपोप्टोसिस को। इतना क्लियर हो गया। आप लोगों को यहाँ पे क्या याद रखना है कि कौन किसको एक्टिवेट कर रहा है, वो पार्ट आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि कैस्पेज 9, कैस्पेज 3 किस में काम करता है, किस में काम करता है, इंट्रिंसिक पाथवे में, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक पाथवे का अलग से पूछ लेंगे, तो बच्चे ना एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग ये ध्यान में रख लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एक्सट्रिंसिक पाथवे की तरफ। एक्सट्रिंसिक पाथवे में डिफरेंट क्या है, उसमें सिग्नल आ रहा था इंट्रिंसिक वाले में माइटोकॉन्ड्रिया से, साइटोक्रोम रिलीज हो रहा था, सिग्नल आ रहा था। लेकिन एक्सट्रिंसिक में ऐसा नहीं होता। एक्सट्रिंसिक में आउटसाइड से सिग्नल आता है, जो कि सेल को बोलता है कि आ जाओ मुझे खा लो, ठीक है। मतलब इनगल्फमेंट का जो सिग्नल है वो बाहर से आता है, ठीक है। तो मान लीजिए आप एक सिग्नल आया, लेकिन जो रिसेप्टर है ना, वो फाज रिसेप्टर होगा। फाज रिसेप्टर को मतलब मैं आपको दिखाती हूँ एक डायग्राम। हाँ, यहाँ पे आप ऊपर दिख रहा होगा आप लोगों को रेड डेथ रिसेप्टर लाइगेंड की तरफ फाज लिखा हुआ है। तो फाज रिसेप्टर होता है जब फाज लाइगेंड और फाज रिसेप्टर दोनों ही ट्राइमेरिक फॉर्म में होते हैं। जब रिसेप्टर से सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करेगा तो वो डेथ डोमेन को एक्टिवेट करा देगा। डेथ डोमेन जो होती है ना, वो आगे एक्टिवेट करेगा फैड को। फैड मतलब एक अडेप्टर प्रोटीन है, ठीक है, जो कि डेथ डोमेन से एक्टिवेट होगा, ठीक है। मैं जो बोल रही हूँ वो लिख लीजिए, क्योंकि कोई चीज़ बीच में मिसिंग है तो वो डायग्राम में नहीं है, तो वो मैं बोल दे रही हूँ। सबसे पहले सिग्नल आया आउटसाइड से, और कहाँ पे बाइंड हुआ, फाज रिसेप्टर पे, ठीक है। सेल के फाज रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, जो कि ट्राइमेरिक फॉर्म में है, मतलब 3 की एक जैसे है, उसकी फॉर्म में है। जब 3 लाइगेंड 3 रिसेप्टर्स मतलब ट्राइमेरिक रिसेप्टर से आके बाइंड करेगा तो डेथ डोमेन को एक्टिवेट करेगा। डेथ डोमेन जो है आगे अडेप्टर प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। अडेप्टर प्रोटीन जो है आगे एक्टिवेट करेगा कैस्पेजेस को, इनिशिएटर कैस्पेजेस को। इनिशिएटर कैस्पेजेस में कौन सा होगा, प्रो कैस्पेज 8, ठीक है। और प्रो कैस्पेज 8 आगे एक्टिवेट करेगा प्रो कैस्पेज 3 को, ठीक है। और एपोप्टोसिस होगा आगे। तो दोनों इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में क्या चीज़ें अलग है, इसमें एक तो माइटोकॉन्ड्रियल सिग्नल है और इसमें APAF आ रहा है, इसमें एपोप्टोसोम बन रहा है इंट्रिंसिक वाले में, और प्रोकैस्पेज 9 एक्टिवेट हो रहा है। जबकि एक्सट्रिंसिक वाले में ट्राइमेरिक रिसेप्टर है, सिग्नल आ रहा है, डेथ डोमेन एक्टिवेट हो रही है, डेथ डोमेन अडेप्टर को एक्टिवेट कर रही है, ठीक है। उसमें प्रोकैस्पेज 8 को एक्टिवेट हो रही है, जिसके बाद कैस्पेज 3 एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों की इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इतना ही कंसेप्ट है एपोप्टोसिस का। 2 क्वेश्चन पक्के हैं इस टॉपिक से, तो इसको पक्का से कर लीजिए। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं बताई है, लेकिन जितना बताया है उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये इतना काफ़ी है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। ज़्यादा डिटेलिंग के चक्कर में पढ़ेंगे तो अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो दिक्कत हो सकती है। इतना डिटेलिंग में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो दिस इज़ द मस्ट वॉच वीडियो। और स्टे कनेक्टेड फॉर द मोर वीडियोस। मतलब आगे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच गाइज।